जी, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है वर्ब। आपको इंग्लिश सेंटेंस, एक ऑर्डिनरी इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो मालूम होगा। वो आपको याद है कि SVO होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, यानी ऑर्डिनरी इंग्लिश सेंटेंस का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है, अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट है तो गलत होगा, अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट तो गलत होगा। यानी सब्जेक्ट अगर नहीं है तो सेंटेंस हो सकता है, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास वर्ब ही नहीं है तो सेंटेंस नहीं हो सकता। यानी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ एन इंग्लिश सेंटेंस, वो है वर्ब। वर्ब बहुत जरूरी है। अगर मैं कहूं कि वर्ब, जो मेरे ख्याल में मैं समझता हूं कि वर्ब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जानना। अगर वर्ब नहीं आती तो आप इंग्लिश नहीं आ सकते, वर्ब के बारे में आप नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश के बारे में। तो वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। वर्ब एक्चुअली उर्दू में हम या हिंदी में से आप बोलते हो फेल, यानी एक्शन, जो आप काम करते हो। वैसे ना उर्दू में हम इसे, इसकी हम पैरेलल जो ट्रांसलेट करते हैं वो हम फेल कहते हैं, ये फेल है। एक्चुअली इस फेल, ये इससे बढ़कर है। ये कोई मतलब इतना, ये कोई ये एग्जैक्ट नहीं है ट्रांसलेशन वर्ब की ये फेल है, नहीं, फेल से कई गुना बढ़ के है। ये वर्ब मैंने कहा बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। मिसाल तो यहां देखिएगा, मैं सेंटेंस लिखता हूं जिसे आई टीच इंग्लिश। फिर मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट। फिर मैंने कहा ही हैज अ पेन। देखो, मैंने तीन तरह के मुख्तलिफ सेंटेंसेस लिखे हैं, ठीक है। और मैंने ये बता दिया आपको कि हर सेंटेंस में वर्ब का होना एटमोस्ट इंपॉर्टेंट, अटरली इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ लें कि वर्ब बहुत जरूरी है हर सेंटेंस के लिए। देखिए, आई टीच इंग्लिश, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये हमारे तीनों सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद वर्ब है, ये टीच मेरा यहाँ पे, आई टीच इंग्लिश, ये मेरा एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे एम मेरा सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है। यहाँ हैज मेरा वर्ब है, ठीक है ना। ये तीनों सब्जेक्ट हो गए, ये मेरे तीनों वर्ब हो गए। अब हम तीनों वर्ब्स की नौइयत को देखते हैं कि ये कैसे वर्ब है, किस तरह की वर्ब्स है। देखिए, मैं बोलता हूं आई टीच इंग्लिश। ये टीच है, ये मेरे किसी ना किसी एक्शन को शो कर रहा है। मतलब मैं कोई ना कोई काम कर रहा हूं, मेरी कोई ना कोई एक्टिविटी को जाहिर कर रहा है। यहां टीच मेरी एक्टिविटी को शो कर रहा है, मेरी फिजिकल एक्टिविटी शो कर रहा है कि मैं एक्सर्ट कर रहा हूं, मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं। जिससे मेरे बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो मैं मतलब ऐसी वर्ब्स, ये वर्ब है, ये किस क्या कर रही है कि एक्टिविटी को शो कर रही है, मेरी एक्शन को शो कर रही है। जबकि यहां देखिएगा आई एम अ स्टूडेंट, ये कोई मेरी बॉडी यानी जेस्चर्स को, मूवमेंट्स को नहीं शो कर रही, मेरी एक्शन को शो नहीं कर रही है वर्ब भी, लेकिन यहां मेरे को एक्शन को शो नहीं कर रही, ठीक है ना, मेरी कोई एक्टिविटी को शो नहीं कर रही। तो ये क्या कर रही है, ये मेरी सिंपल स्टेट को बयान कर रही है, ये मेरी हालत के बारे में, मेरे बारे में बता रही है, ये मेरी स्टेट के बारे में बता रही है कि मैं क्या हूं, मेरी कंडीशन के बारे में बता रही है। यहां देखिए, हैज, ही हैज अ पेन। यहां देखिए हैज, ये ना तो एक्टिविटी को शो कर रही है, ना किसी स्टेट को शो कर रही है, बल्कि यहां पे एक नई चीज, यानी ये पोसेशन को शो कर रही है, मलकियत को शो कर रही है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप ऑफ वर्ब जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इसलिए ये तारीफ कर देना कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड, सिर्फ ये कह देना कि वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स सही नहीं होगा। आपने देख लिया होगा, यार ये भी वर्ड है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, आपने देख लिया होगा। तो ये जो टीच है, ये ठीक है, ये मेरी एक्शन को शो करती है, लेकिन बाकी तो वर्ड्स मुझे एक्शन शो नहीं करती ना। तो ये फिर कैसे एक्शन वर्ड्स हो गए? मतलब ये हुआ कि जो हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन करते हैं वो इनकम्प्लीट है, नामुकम्मल, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसे वर्ड्स, the words that show actions, states and possessions are called verbs.
मेरे ख्याल में। यानी ऐसे ऐसे लफ्ज जो तीनों चीजों को शो करते हैं, एक्शन को भी शो कर रहे हैं, मेरे स्टेट को बयान कर रहे हैं, मलकियत को भी शो कर रहे हैं, तो इन तमाम तरह के, तीनों तरह के लफ्जों को हम मिला क्या बोलते हैं, इन तीन तरह के अल्फाज को हम मिला के बोलते हैं वर्ब्स। अब तक कुछ क्लियर हो चुका होगा वर्ब्स क्या है। इसी बुनियाद पे मैंने वर्ब्स को डिवाइड कर रखा है दो टाइप्स में। कौन कौन सी? मैं एक को बोलता हूं एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स यानी वर्ब को डिवाइड कर दिया मैंने एक्शन वर्ब में, और दूसरी को बयान करता हूं स्टेटिव या नॉन एक्शन के बताता हूं, नॉन एक्शन, एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब्स। यानी ऐसी वर्ब्स जो एक्शन को शो करती हैं उन्हें हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, एक्शन बोल लें या डायनामिक वर्ब बोल लें, एक ही मतलब है डायनामिक का, ठीक है। या जो नॉन एक्शन है, जो एक्शन को नहीं शो करती, उसे आप स्टेटिव बोल सकती है, स्टेटिव वर्ब्स की बात कर सकती हैं आप जी। यानी वर्ब्स बुनियादी तौर पे दो तरह की हो सकती हैं, एक्शन शो करने वाली और एक्शन शो ना करने वाली वर्ब्स, जिसमें मैंने एग्जांपल में लिखा था। ये एक्शन शो करने वाली यानी जो मेरी बॉडी मूवमेंट्स को शो करती है, बॉडी एक्टिविटीज को शो करती है, हम तमाम के तमाम वर्ब्स को आप क्या बोलते हो, एक्शन वर्ड्स। जैसे मिसाल तौर पे मैं बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो स्पीक। राइट कर रहा हूं तो राइट भी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं मतलब चल रहा हूं अगर, तो वॉक कर रहा हूं, ये मेरी एक जो है वो। अगर इसके अलावा मैं दौड़ रहा हूं तो ये मेरी फिजिकल एक्टिविटी शो करती है, ठीक है। वॉक कर रहा हूं, दौड़ रहा हूं, लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सारी एक्टिविटीज क्या है, मेरी फिजिकल एक्टिविटीज को शो करती है, मेरे एक्शन को शो कर रही है, ठीक है। जिसमें हम बॉडी ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, बॉडी जेस्चर्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। अब नॉन एक्शन में इसको मैं तकसीम कर रखा हुआ दो हिस्सों में, यानी स्टेटिव ऐसी वर्ब जो मेरी स्टेट को शो करती हैं, और ऐसी वर्ब्स जो मेरी मलकियत या पोसेशन को शो करती हैं, उन्हें आप दोनों को मिला के क्या बोल सकते हो, नॉन एक्शन वर्ब बोल सकते हो। तो वर्ब्स की दो टाइप्स में बता दी आपको कि एक्शन वर्ड्स और नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी टाइप्स हैं वर्ब्स की, और टाइप्स भी मुख्तलिफ है। जैसे मैं बोलता हूं रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स, रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनकी दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म एक खास पैटर्न बनती है, एक खास पैटर्न पे एक रेगुलर पैटर्न बनती है। उन तमाम वर्ब्स की जो सेकंड थर्ड फॉर्म है एक पैटर्न बनती है। वो पैटर्न क्या है वो देखिएगा यहाँ पे आप लोग। जैसे मैं बोलता हूँ वॉक है, ये हमारी बेस फॉर्म होगी, उसके बाद मैंने बोला वॉक्ड है, इसकी थर्ड बोली तो वॉक्ड है। यानी मैं दूसरी और तीसरी फॉर्म करने के लिए क्या कर दिया, ईडी ईडी ऐड कर दिया। ये दूसरी और तीसरी फॉर्म करने के लिए मैंने ईडी ऐड कर दिया, तो ये रेगुलर पैटर्न है। इसके अलावा एडमिट है, एडमिटेड, ऐड है, एडिड, ठीक है। तो ऐसी ऐसी वर्ब्स जिनका एक खास पैटर्न होता है दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म के लिए, ठीक ना। और एक्चुअली फॉर्म क्यों होती है, फॉर्म शक्लें, वर्ब शक्लें चेंज क्यों करती है? एक्चुअली ये हमें टेंस के एस्पेक्ट्स बताती है, या टेंस क्यों बताती है। टेंस क्या है, टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, एक तो ये बताएगी, और दूसरा हमें उसका आस्पेक्ट बताएगी। आस्पेक्ट मतलब ये क्या है, मतलब कि वो आस्पेक्ट कौन सा है, सिंपल है, इंडेफिनिट है जिसे आप बोलते हो, या फिर जो है वो प्रोग्रेसिव है जिसे आप कॉन्टिन्यूस बोलते हो, या फिर परफेक्ट है जिसे आप परफेक्ट बोलते हो, या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। यानी ये हमें क्या करती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये हमें टेंस और उनके एस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, बताती है हमें ये, यानी बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना। रेगुलर होती हैं उसी इररेगुलर वर्ब्स, ये ऐसी वर्ब होती है जिनकी दूसरी और तीसरी शक्ल एक खास पैटर्न पर नहीं बनती, इनकी तीनों शक्लें डिफरेंट होती हैं। मिसाल तौर पर मैं बोलता हूं गो, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, उसके बाद गॉन, गो वेंट गॉन। उसके बाद मैं बोलता हूं टेक है, फिर बोलता हूं टुक है, फिर बोलता हूं टेकन है, टेक टुक टेकन, ठीक है, या मेक मेड मेड, ठीक है। तो इन तीनों की जो तीनों फॉर्म्स है वो डिफरेंट होती है, या बाज दफा ये भी होता है कि तीनों सेम भी होती है। जैसे कट है, यानी इररेगुलर पैटर्न है, इन वर्ब्स का इररेगुलर पैटर्न है, तो पैटर्न सेम नहीं है,
ये कट कट से हो गई, इनकी तमाम ये तो फिर तीनों सेम हो सकती हैं या तीनों डिफरेंट हो सकती हैं, यानी इर्रेगुलर वर्ब्स, इनका जो दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म करने का फ्रैक्शन है वो डिफरेंट है, इर्रेगुलर है। और जो रेगुलर वर्ब्स है उनका जो दूसरी फॉर्म करने का फ्रैक्शन वो रेगुलर है, सिंपल सा फ्रैक्शन है। जी उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। अच्छा, इसके अलावा वर्ब्स की और भी टाइप्स हो सकती हैं, जैसे मैंने बोला ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये आपने सुना होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, इसका मतलब है ट्रांसफर करने वाली, मुंतकिल करने वाली, यानी जो अपना असर अगली चीज पे मुंतकिल करती है, ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर करती है, ऐसी वर्ब को आप क्या बोलते हो? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हो। और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जो अपना एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं करती, खुद तक रखती है, हम क्या बोलते हो? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसे एग्जांपल लेता हूं, इसकी एग्जांपल मिसाल तौर पे आई एम राइटिंग अ बुक, ठीक है। इसमें देखिए राइट है, राइट एक्चुअली दोनों तरह से हो सकता है, वैसे इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है, लेकिन ये मोस्टली क्या है, ये ट्रांजिटिव है। इसके अलावा मिसाल तौर पे आई एम या आई प्ले क्रिकेट या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इसमें प्ले है, प्ले क्या कर रहा है? प्ले अपना इंपैक्ट आगे ट्रांसफर कर रहा है क्रिकेट पे, ठीक है। राइट है, राइट ट्रांसफर कर रहा है बुक के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली अगर हम देखें लो जेड पे, ये दोनों तरह, ये राइट और प्ले जो है वो इंट्रांजिटिव भी हो सकती है लो जेड पे, लेकिन मोस्टली ये क्या होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ड होती हैं, ये अपना एक्शन आगे ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इंट्रांजिटिव ये ऐसी वर्ड होती हैं, ये ऐसी वर्ब होती हैं जो जो अपना इम्पैक्ट अपने तक ही रखती है। मिसाल तौर पर आई स्लीप, आई वेक या आई वोक अप। यहां देखिए स्लीप और वोक, ये इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है, जबकि इनके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी था, ठीक है। अच्छा जी, ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, यानी ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है, जो अपने एक्शन आगे ट्रांसफर करती हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिनके बाद आगे ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं होता, वो अपने तक ही रखती है, ठीक है। वहीं तक सेंटेंस कंप्लीट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो हमारा सेंटेंस मुकम्मल होता है, कोई जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट का लगाना। जी, ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया। इसके बाद जो मेन और टाइप है उसे आप बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, या फिर इनको आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब्स। ये जानना बहुत जरूरी है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब मजीद इनको हम तकसीम कर रखा दो टाइप्स में, ठीक है। एक है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी है मॉडल्स। जी, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स, या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स, इन दो का तकसीम कर रखा होता है हेल्पिंग वर्ब को। ये प्राइमरी वर्ब्स कौन सी वर्ब होती हैं? ये हैं जी बी, डू, हैव, ये तीन तरह की जो वर्ब्स हैं इसे आप बोलते हो प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है। जैसे बी की अगर शक्लें हैं इज, एम, आर, वाज, वर और बी, और साथ आप ऐड कर ले बीन, ये सारी शक्लें बी की हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, बी और बीन। और डू की शक्लें कौन सी हैं? डू हो गया, डिड हो गया, डज हो गया, ये इसकी शक्लें हैं। हैव की हैज, है खुद हो गया और हैड हो गया, ये तीन शक्लें इसकी हो गई, यानी ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस के अंदर? प्राइमरी हमने तकसीम क्यों कर रखा है इनका? पहले हम इनको पढ़ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब करती क्या है सेंटेंस के अंदर। एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक करती हैं और हमें एस्पेक्ट बताती हैं। मिसाल तौर पे मैं लिखता हूं आई टीचिंग इंग्लिश, मैंने सेंटेंस लिखा आई टीचिंग इंग्लिश, मुझे देखो मैंने डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फुल फॉर्म लगा दी, ठीक है। अब मुझे ये नहीं मालूम हो रहा कि मैं किस टेंस की बात कर रहा हूं,
मैं हाल की बात कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, पास्ट की बात कर रहा हूं, या फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म नहीं लगा सकते, पहली फॉर्म लगा सकते हो। सब्जेक्ट के डायरेक्ट फॉर्म बाद आप पहली फॉर्म लगा सकते हो, वर्ब की बेस फॉर्म पहली फॉर्म लगा सकते हो, तो वो अब बोलो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अगर मैं इसके बाद दूसरी फॉर्म लगाता हूं तो ये बन जाएगी पास्ट डेफिनेट टेंस। ठीक है। लेकिन इनके अलावा मैं V3 नहीं लगा सकता, सब्जेक्ट के बाद V3 नहीं लगता, और ना ही V4 लगा सकता हूं। यहां दरमियान में मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो है हेल्पिंग वर्ब। तो यहां मुझे एक ऑक्सिलरी चाहिए जो मेरा स्ट्रक्चर ठीक कर सके, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक कर सके। मैं अगर लिखता हूं एम, तो इसने स्ट्रक्चर ठीक कर दिया, स्ट्रक्चर भी ठीक कर दिया, दूसरा हमें टेंस भी बता दिया। ये टेंस कौन सी, किस टेंस की, मैं हाल की बात कर रहा हूं, और मुझे एस्पेक्ट भी बता दिया, टेंस भी बता दिया, और मुझे एस्पेक्ट बता दिया कि मैं प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं। यानी इसने मुझे एक तो टेंस बता दिया, दूसरा मुझे इसका एस्पेक्ट भी बता दिया कि मैं प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, सिंपल की बात नहीं कर रहा, ना ही परफेक्ट की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैं ये एम ना करता, अगर मैं वाज करता, तो क्या करता? तो ये जो वाज है ये भी ऑक्सिलरी है, ये मुझे ये भी क्या कर रही है, मुझे टेंस बता रही है। टेंस कौन सा है जी? पास्ट है। इसके अगेंस्ट टेंस पास्ट बन गया, वाज। ठीक है। इन देखिए आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरीज क्या करती हैं, हमें टेंस बताती हैं कि किस टेंस की आप बात कर रहे हो। ठीक है, मैं अभी पास्ट की बात कर रहा हूं, और एस्पेक्ट कौन सा है? प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूअस है। मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं अगर मैं वाज लगाता हूं। तो ये ऑक्सिलरी का जो फंक्शन है वो हमें एक तो स्ट्रक्चर ठीक करने में, करेक्ट करने में हेल्प करती हैं, दूसरा क्या करती हैं, दूसरा हमें टेंस बताती हैं, तीसरा साथ साथ हमें टेंस का एस्पेक्ट भी बताती है कि ये आप किस एस्पेक्ट की बात कर रहे हो। ठीक है। ये तीन फंक्शंस हैं जो कि एक हेल्पिंग वर्ब करती है। अच्छा, ये प्राइमरी हो गया। प्राइमरी का फेल मैं बता दिया आपको, बी, डू और हैव, इसके मुख्तलिफ फॉर्म मैंने बता दिए, इन्हें आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलते हो। उसके मॉडल्स, ये कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, और टू है, मस्ट है, विल शेल है, और साथ वुड है। ये इनको आप बोलते हो मॉडल्स। आखिर क्या वजह है हमने हेल्पिंग वर्ब्स को या ऑक्सिलरीज को प्राइमरी और मॉडल में डिवाइड कर रखा हुआ है? देखो, मैंने कहा ये मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिखता हूँ, जरा देखिएगा। मैं यहाँ पे इसको जरा इरेज करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ, मिसाल आई कैन ड्राइव अ कार। यहां देखिएगा, आई कैन ड्राइव अ कार। यहां पे ये आई सब्जेक्ट है, ड्राइव मेन वर्ब है, कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। एक तो वही काम करेगा जो हेल्पिंग वर्ब करती है, यानी एक तो वो टेंस बताती है हमें, उसका एस्पेक्ट बताती है हमें। ठीक है। अच्छा, यहां पे ये और जो एक्स्ट्रा फंक्शन है जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं करती, वो ये करती हैं। जैसे इसका मतलब है आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूं। ये कैन क्या कर रहा है? कैन मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि मैं इस काबिल हूं कि मैं कार चला सकता हूं। या देखिए, आई मे ड्राइव अ कार, यानी इस कैन और मे में फर्क बताइए। ये जो कैन है ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है, या फिर आप बोले ये श्योरिटी को शो कर रहा है, यकीनन, यानी मेरी यकीनन की बात कर रहा है कि हाँ कोई डाउट नहीं है। श्योरिटी, श्योरली आई कैन ड्राइव अ कार। और अगर मैं बोलता हूं आई मे ड्राइव अ कार, इसमें जो मे है, मे क्या करता है? डाउट को शो करता है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को, हो सकता है कि मैं कर लूं, हो सकता है कि मैं ना करूं, यानी चांसेस क्या है? 50-50 अगर मैं ये लगाता हूं। ठीक है, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है
वो हमें कौन देता है? मॉडल्स देता है, जो कि प्राइमरी वर्ब्स नहीं देती। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फंक्शन, जैसे हमारी एबिलिटी को शो करना हो, श्योरिटी को शो करना हो, प्रोबेबिलिटी को शो करना हो। इसके अलावा मैं आगे बताऊंगा आपको और एग्जांपल जिससे यहाँ बताऊंगा आपको। मिसाल तौर पे मैं मे की बात कर रहा हूं, मैं लिखता हूं मे आई कम इन। यहां देखिए, ये मे यहां पे क्या काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब तो है ही, ये मॉडल तो है ही। यहां पे मे रिक्वेस्ट कर रहा है, सॉरी परमिशन कर रहा है, परमिशन ले रहा है। यानी यहां मे जो है वो परमिशन का काम कर रहा है। ये एक्स्ट्रा फंक्शन है जो प्राइमरी नहीं करती थी, मर्ज ही करती थी। यानी मे हो सकता है प्रोबेबिलिटी को शो करें, पॉसिबिलिटी को शो करें, या बाज दफा हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से परमिशन लेना चाहते हैं। मे आई कम इन, मे आई डू दिस, मे आई डू दैट। जब आप परमिशन की मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं तब आप मे का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और माइट, जैसे मिसाल तौर पर अगर मैं लिखता हूं यहाँ आई कैन ड्राइव अ कार, अगर मैं लिखता हूं आई कुड ड्राइव अ कार, आई कुड ड्राइव अ कार, ये कुड क्या है? कैन की पास्ट फॉर्म है। इसका तर्जुमा बनेगा मैं कार चला सकता था। यानी तब भी वो एबिलिटी और श्योरिटी को शो कर रहा है, मुझे मतलब मैं श्योरिटी थी कि मैं कर सकता था। और अगर मैं यहां लिखता हूं आई माइट ड्राइव अ कार, तो यहां माइट भी मे की पास्ट फॉर्म है, यानी मैं कार चला सकता था। लेकिन कुड और माइट में फर्क वही रहेगा कि कुड क्या कर रहा है? मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है, श्योरिटी को शो कर रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। और जबकि माइट क्या कर रहा है? माइट प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, डाउट को शो कर रहा है, ठीक है ना, श्योरिटी को शो नहीं कर रहा। ठीक है, जबकि कुड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा था और माइट जरा वीक मैसेज दे रहा था। ठीक है, पास फॉर्म था, मे की पास फॉर्म करके हम इसको इस्तेमाल किया। अच्छा, ये हो गया। अब शुड जो है, मिसाल तौर पे मैं अगर वर्ड इस्तेमाल करूं शुड, शुड का मीनिंग कहां हम करते हैं? मिसाल तौर मैं कहता हूं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए, उनकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। यहां देखिए शुड, मैंने मतलब यहाँ क्या इस्तेमाल, एक तो ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ठीक है ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर एस्पेक्ट टेंस तारीफ। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा हमें यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी को नसीहत करनी हो, एडवाइस देनी हो किसी को, भाई ऐसे कर लो, ये कर लो, ऐसे करना चाहिए, फला करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी को एडवाइस करना चाह रहे हो तब हम लोग क्या करते हैं? शुड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं, इसी से बोलता हूं, मैं लिखता हूं यू ought to obey your teachers, your parents, your teachers. You ought to obey your parents, your teachers. आपको अपने असातिज़ा की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए। तो यहां पे ought to, ये भी इसका मतलब चाहिए की मीनिंग में है। ठीक है, लेकिन यहां पे आप सिंपल इसको एडवाइस कर रहे थे, यहां आप उसको थोड़ा फोर्स के साथ, फोर्सफुली, यानी जब आप किसी पे एम्फेसिस डालना चाहते हो, यानी जोर देके बोलना चाहते हो, जरा जरा तगड़े अंदाज में स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हो, उसके लिए आप लोग क्या है? ऑट टू का वर्ड यूज करते हो। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, तुम्हें लाजमी करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हो आप लोग। अगर मैं ये बोलता हूं यू मस्ट ओबे योर टीचर्स, यहां क्या है? यहां मस्ट क्या कर रहा है? यहां मस्ट लाजमन के मीनिंग में है, यानी कंपल्शन कर रहा है आप पे, कंपल्शन है कि जरूरी है कि आप क्या करो, आप वो काम करो। यानी मस्ट जब हम कंपल्शन शो करने जाते हैं, जब हम लाजमी के मीनिंग में करने जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ऑटो का इस्तेमाल जब हम कुछ बात जोर दे के बोलना चाहते हैं, ज्यादा यानी शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर सेंस देना चाहते हैं, मीनिंग देना चाहते हैं, तब हम ऑटो का वर्ड यूज करते हैं। और मस्ट इन दोनों से बढ़कर, इसका असर दोनों से बढ़कर है। जब हम किसी को कंपल्शन के मीनिंग में करेंगे, लाजमन करो, उसके लिए आप लोग क्या है? मस्ट का वर्ड यूज करते हो जी। उसके बाद आप लोग जो है देखिएगा वुड का इस्तेमाल,
वुड विल की पास्ट फॉर्म है, और वुड जो है वो पास्ट के एक्शन को भी शो करता है। बाद दफा हम वुड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंडीशनल शो करने के लिए। मिसाल तौर पर इफ ही केम टू मी आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प हिम। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करता। देखिए यहाँ पे ये पास्ट कंडीशन शो करता है। वुड यहाँ पे जब हम बाज दफा इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी कंडीशन को शो कर रहे हो, यानी कंडीशंस की बात कर रहे हो, पास्ट कंडीशन की बात कर रहे हो, इसमें इफ का वर्ड लगा हो, वेदर का वर्ड लगा हो सकता है, ठीक नहीं, या व्हेन का वर्ड भी लगा होता है इफ क्लॉज के साथ, और ये मेन क्लॉज में होता है। वुड मेन क्लॉज इस्तेमाल करते हैं जब कंडीशन, यानी पास्ट कंडीशन को शो करने के लिए भी हम लोग क्या है वुड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वुड क्या है? वुड एक मॉडल वर्ब है। तो वुड यानी मॉडल वर्ब जो है जब हम कंडीशन शो करें तब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। या वुड का इस्तेमाल जो है बड़ा, मैं कहता हूं कि बड़ा कलरफुल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। वुड का यूज करते हुए आप किसी कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कोई चीज बैग कर रहे हैं, किसी को चीज ले रहे हैं, उसके लिए भी आप वुड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। इस मिसाल तौर पे वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? यानी किसी कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, यानी वर्ड जो है वो रिक्वेस्ट करने के लिए। और रिक्वेस्ट कौन सी? वो भी पोलाइट रिक्वेस्ट। यानी जब हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो? वुड का वर्ड इस्तेमाल करते हो। ये वुड स्पोकन इंग्लिश में बहुत इस्तेमाल होता है, ये आपको लाजमन पता होना चाहिए। तकरीबन कुड भी वही काम करता है, कुड यू गिव मी योर पेन, लेकिन कुड से ज्यादा पोलाइट जो है वुड है। ठीक है, वुड जो है वो कुछ ज्यादा पोलाइट वे में अंदाज बात करने के लिए आप लोग वुड का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलावा जो है विल या शेल, आप ये फ्यूचर में इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर टेंस में होते हैं, लेकिन बाज दफा हम लोग विल या शेल का इस्तेमाल ऑर्डर करने के लिए करते हैं। मिसाल तौर पे विल यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, आप मेरे लिए चाय का एक कप लाएंगे। इन जब आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो तो ना, रिक्वेस्ट की बजाय ऑर्डर करते हो। ये विल जो है ऑर्डर नहीं करता, ये वुड ऑर्डर, सॉरी, विल ऑर्डर करता है, रिक्वेस्ट करता है वुड, पोलाइट में से। ये पोलाइट नहीं है, ये स्ट्रिक्ट मीनिंग से जो है ये बयान करता है विल जो है। तो विल ज्यादा अथॉरिटेटिव है, ठीक है, ये ज्यादा पोलाइट है। वुड ज्यादा पोलाइट वे से अंदाज बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो विल ज्यादा ऑर्डर करता है। इस तरह बाज दफा कैन भी जो है बाज दफा ऑर्डर के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ऑर्डर करने के लिए। कैन यू ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ठीक है, तो कैन भी क्या करता है जब किसी को ऑर्डर देना चाहते हैं स्ट्रिक्ट मीनिंग से, तो उसके लिए भी आप कैन का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। विल भी वही काम करता है, लेकिन कुड और वुड दोनों रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वुड जो है वो ज्यादा पोलाइट वे से रिक्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, जो एक्स्ट्रा फंक्शन था वर्ब वर्ब्स का, वो प्राइमरी नहीं करती। ये मेन फर्क था आपको प्राइमरी और मॉडल्स के दरमियान बताने का, उनमें क्या फर्क था। जी, मैंने आपको आज वर्ब के डिफरेंट टाइप्स, वर्ब डेफिनेशन बता दी आपको। उम्मीद है आपको कुछ समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं तो आप मजीद कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं कहाँ कहाँ से या कौन कौन चीज़ आपको समझ नहीं आई, या कौन चीज़ आपको और चाहिए। बहुत शुक्रिया।